तो ये नतीजा तो होगा ही। हम लालू प्रसाद यादव का रुख करना चाहेंगे जो मेरे साथ मौजूद हैं। ये सरकारी स्तर पर रीथिंक हुआ है, लगातार प्रधानमंत्री राहुल गांधी से मुलाकात करते रहे, चिदंबरम जी से बात करते रहे। तो मैंने बाबा रामदेव का वो चेहरा देखा था, उस चेहरे में एक हताशा थी, एक हार भी थी। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक नए अध्याय का, एक नए चैप्टर का आगाज है? हम लालू प्रसाद यादव का रुख करना चाहेंगे जो मेरे साथ मौजूद हैं। लालू जी, जो अहम सवाल इस वक्त किया जा रहा है, कल रात 1 बजे का मंजर, सरकार कह रही है कि उनकी पुलिस कह रही है उनकी जान को खतरा है। सरकार ने कहा कि रामदेव ने वादा खिलाफी की, मगर यह बहुत बड़ा रिस्क उठाया, खतरा उठाया सरकार ने। रात को अंधेरे में इस तरह की कार्रवाई करना, लोगों की जानें जा सकती थी, औरतें और बच्चे थे। क्या आपको नहीं लगता है केंद्र सरकार की निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी? ये जो पैनल बैठाए हुए हैं, इसमें हमसे बकवास मत करवाइएगा किसी से। मैं बोल लूंगा और उसके बाद से उन लोगों का भाषण सुनते रहिएगा। भ्रष्टाचार और काला धन माइनस कांग्रेस पार्टी 2 सप्ताह से बेसी लोकसभा को हम लोगों ने स्टॉल किया। और यही नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, भ्रष्टाचार की चर्चा और बात और लड़ाई। इसी बात पर इमरजेंसी भी लगी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से बढ़ के न तो अन्ना हजारी हैं और न जो योग के ट्रेनर रामदेव जी हैं, जोगी नहीं हैं, ये ट्रेनर हैं, अवेयरनेस वगैरह किए हैं। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। टोटल रिवोल्यूशन जयप्रकाश जी ने कहा था, जिसके तहत हम लोग मीसा में जेल में थे, बरसों जेल में हम लोग रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बचाना है, बनाना है। और इस सवाल पर काला धन के मामले में कि देश के किन किन लोगों का पैसा स्विस बैंक में और मॉरिशस में और बाहर में जमा है, इस सवाल पर लगातार पार्लियामेंट में और बाहर में चर्चा, भाषण वगैरह सब होते रहे हैं। लड़ाई यहां से शुरू हुई। अन्ना हजारी जी आए लोकपाल बिल बनाने, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बाल ठाकरे। लालू जी इसके बात सुनिए। लालू जी, मैं आपकी रूपरेखा नहीं सुनना चाहता हूं। ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल जीवन में कई बार कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, कल पुलिस के दमन पर आपको नहीं लगता कि औरतें और बच्चों के होते हुए यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रुख था? देखिए, बात सुन लीजिए। औरतें, बच्चे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग थे, और जो भी हुआ होगा या नहीं हुआ, कौन घायल हुआ नहीं हुआ। और आप चलिए लालू जी, मेरे पास भी वक्त नहीं है आपके भाषण को सुनने का, क्योंकि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं राशिद अलवी साहब आपके पास आना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि केंद्र सरकार अगर रात को 1 बजे पुलिस का बल भेजती है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप इतना बड़ा खतरा कैसे उठा सकते हैं? रात के अंधेरे में यह कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आपको यह मालूम नहीं था कि एक ऐसा खतरा है जिसके अंतर्गत औरतें, बच्चों को एक खतरा हो सकता था, एक कोलैटरल डैमेज हो सकता था? देखिए, यह सरकार की कॉम्पिटेंस थी कि कोई वाकया पेश नहीं आया, किसी की कोई जान नहीं गई है, छोटी मोटी मामूली चोटें जरूर आई हैं, लेकिन ये प्रिकॉशनरी कदम था सरकार का। अगर ये कदम ना उठाया जाता तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा ही वाकया पेश आ सकता था। यानी कि, और मेरी तो ये राय, यानी कि आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं? सरकार ने, आप ये जानते हैं दिल्ली की सड़कों पर रात के अंधेरे में ये औरतें, बच्चे जो सो रहे थे उस वक्त, राशिद अलवी साहब, उनके पास कहीं जाने को जगह नहीं थी। आपकी पार्टी, आपकी सरकार ये रिस्क लेने को तैयार है?
अब आप मुझे कहने नहीं दे रहे, रिस्क का सवाल नहीं है। जो बड़ा रिस्क था उसकी तरफ आपकी निगाहें नहीं जा रही। प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर जोर जबरदस्ती हुई तो अन्ना को बाहर बुलाया जा सकता है। लेकिन मुझे जो सूत्रों से पता लग रहा है, प्रशासनिक अधिकारी अन्ना को इस वक्त मना रहे हैं, रजामंदी कर रहे हैं, लेकिन अन्ना तैयार नहीं हो रहे। उनका कहना है कि उनका अल्सर जारी रहेगा। दीपक, मैं आपकी भी दुविधा समझ सकता हूं। जिस भीड़ में आप मौजूद हैं, आप जितना शोर आपके पास है, आसपास है, जिस तरह से लोगों का हुजूम वहां मौजूद है, मैं आपको बता दूं, यहां दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वाभाविक सी बात है, इस वक्त आज कोई भी आपकी स्थिति में नहीं होना चाहेगा। आज एक के बाद एक सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, मैं जानता हूं उसको जो आप एक जो जामा पहना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस का फैसला है, मगर एक के बाद जो एक कदम उठाए जा रहे हैं संजय जी, वो औंधे मुंह गिर रहा है और आपके लिए शर्मिंदगी का सबब साबित हो रहा है। प्रशासन ये कह रही है कि आप अनशन इन 3 जगहों पे कर सकते हैं। उन 3 जगहों पे करने की वजह आपने तय किया जेपी पार्क के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये 20 शर्तें आपको माननी पड़ेगी। आपने कहा 16 से ज्यादा शर्तें नहीं मानेंगे और उसके बाद भी हम अनशन करेंगे, कानून को तोड़ेंगे। तो दिल्ली पुलिस को कानूनन वो कार्रवाई करनी चाहिए, करनी थी, किया उनने। आप ये कह सकते हैं कि भाई अन्ना को गिरफ्तार किया, अन्ना सम्मानित है, लेकिन इस देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। खुद अगर एक शख्स का इतिहास भी होता है संजय जी, ये वो ऐसा शख्स है जो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहा है। 1996 में इस शख्स ने बीजेपी शिवसेना की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की थी। ये शख्स, इसका इतिहास हिंसा का नहीं रहा है। तो आप जो लगातार शुरू से कदम उठा रहे थे, वो आपको यहां पर तो लेकर ही आते, वो आपके लिए ये मुश्किल तो पैदा ही करते। ऐसा नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ हिंसा पैदा करता है वही गिरफ्तार होता है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो कानून की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, उनको भी गिरफ्तारी देनी पड़ती है। कि ये सरकारी स्तर पर रीथिंक हुआ है। लगातार प्रधानमंत्री राहुल गांधी से मुलाकात करते रहे, चिदंबरम जी से बात करते रहे, और इन्हीं तमाम जो घटनाक्रम, जिस तरह से आपने शायद उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरह का जनसैलाब सामने उभर कर आएगा, तो सच तो यह है कि यू वर कॉट नैपिंग, आप सोते पाए गए। आपके जो सोर्सेज है ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। पता नहीं कितने हमारे सोर्सेज बहुत पुख्ता हैं संजय जी। पता नहीं कितने भरोसेमंद है सोर्सेज। आप लोग सोर्सेज के जरिए कुछ भी खबर दे देते हैं। नहीं, हमें डर लगता है कि ये टेलीविजन पे कुछ भी नहीं चलता है। आज पर कुछ भी नहीं चलता है। देश में चल रहा है कि साहब प्लेन तैयार है तो ये हो रहा है, तो वो अधिकृत तौर पर तो कोई जानकारी है नहीं, और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर हम अपनी टिप्पणी करें। क्या संजय जी आप वाकई समझते हैं, पत्रकारिता पे आपकी भी निगाह रही है, क्या ऐसी चीजें क्या आधिकारिक तौर पर कही जाती हैं? वहां पर वाकई प्लेन इंतजार कर रहा था। जहन में सबसे जो अभी तक है, और मुझे याद है कि जब आपका वो फास्ट खत्म हुआ था तो मैंने बाबा रामदेव का वो चेहरा देखा था। उस चेहरे में एक हताशा थी, एक हार भी थी। मैं जानना चाहता था क्या था, क्योंकि लोग यही सवाल कर रहे हैं। वो योग पहली बात तो संयम का पाठ पढ़ाते हैं, उनके चेहरे पे हार क्यों? अब देखिए विचार जी, पहली बात तो मैं कटघरे में नहीं हूं। कटघरे में है केंद्र सरकार, कटघरे में चिदंबरम साहब, कटघरे में है कपिल सिब्बल साहब, सुबोध कांत जी, कटघरे में है हमारे वो लोग जो पवन बंसल जी, हमारे प्रणब मुखर्जी साहब, जो लोग गुनहगार हैं इस पूरी पाप के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं आपके जहन में क्या चल रहा था? हाँ, देखिए, जब आपके आंखों के सामने माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होंगे, जुल्म होंगे, जब आप कहेंगे कि आपकी वो स्थिति कैसे, तो सन्यासी क्या उसके भीतर की आत्मा, उसके भीतर की संवेदना, उसके भीतर का प्रेम, उसकी करुणा, सब कुछ, उसकी ममता, उसकी भीतर की सारी भावनाएं क्या मर जाती हैं? हमारे साथ विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव केसी सिंह मौजूद हैं, रक्षा मामलों के जानकार कॉमोडोर उदय भास्कर, और उसी तरह से रॉ से जुड़े हुए श्री इंद्र रानडे हमारे साथ हैं। हम तीनों से बात करेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के बेहद सुरक्षित और वीवीआईपी इलाके पर जलती हुई ये कार गवाही दे रही है एक बड़ी और भीषण साजिश की। क्या आप मानेंगे कि अगर वाकई जिस तरह के सबूत, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, हिजबुल्ला, ईरान, लोकल यूनिट यहां पर, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक नए अध्याय का, एक नए चैप्टर का आगाज है? अगर ये सच है, ये साबित करना होगा, हमें इंतजार करना होगा। सिर्फ किसी के कहने पे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ते जो हिंदुस्तान और ईरान के बीच में है उनको बिगाड़ना नहीं चाहिए।
नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा और आज चर्चा का एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ मैं हाजिर हूं, क्योंकि वो मुद्दा आपके और हमारे दिल के सबसे करीब है। आपके बच्चे के बस्ते में बोतल, मगर उस बोतल में क्या है? सोचिए कि अगर आपकी शराब की कैबिनेट से आपका बच्चा वोडका अपने बोतल में ले जा रहा हो स्कूल, क्या आप इस बात पर कल्पना कर सकते हैं? क्या विश्वास कर सकते हैं? मगर ऐसा हो रहा है। जी हां, इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ यहां दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर समीर पारेख, जाने माने साइकियाट्रिस्ट, उसी तरह से मिस्टर अशोक अग्रवाल, जो कि ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनसे इस मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक चूंकि हमारे बच्चों से है, लिहाजा मां बाप के लिए सबसे चिंता की बात है। क्योंकि दास्तान शुरू हो रही है इंदौर से। जी हां, इंदौर में जो हुआ, वाकई उस पर विश्वास करना मुश्किल है। स्कूल की 3 बच्चियां क्लास में वोडका पी रही थीं, और ये वोडका इनमें से 2 बच्चियां जो हैं अपने घर से लेकर आई थी। ये रिपोर्ट देखिए और यकीनन आपको सोचने पर यह मजबूर कर देगी। अब इसे फैशन कह लीजिए या नए जमाने से कदम ताल मिलाने की जिद। स्कूली बच्चे उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसी रिपोर्ट अक्सर आती है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में तमाम बच्चे स्कूल बंक करते हैं और कहीं किसी बार या मॉल में शराब बियर पीने चले जाते हैं। डॉक्टर पारेख, मुझे तो सीधे तौर पर इसमें माता पिता का दोष नजर आता है कि अगर आप शराब के कैबिनेट को लॉक भी नहीं करके रख सकते हैं तो यह नतीजा तो होगा ही। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर माता पिता या परिवार में शराब का सेवन हो रहा है तो बच्चों में उसके सेवन के चांसेस यंगर एज में कहीं ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमको इसको एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना लेके एक चेंज ऑफ बिहेवियर पैटर्न जो हो रहा है उसको देखना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं माता पिता के साथ, स्कूली एजुकेशन के साथ हम और आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि हम एक ऐसा माहौल कर रहे हैं जहाँ पे हम सही और गलत की पहचान करने में बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आपसे मेरी बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर पारेख, और अग्रवाल साहब आपसे भी। जरूरत है कि शराब नशे को लेकर जिस तरह का ग्लैमराइजेशन है उसे कम किया जाए। इंदौर में जो कुछ हुआ वो हर उस मां बाप को सतर्क हो जाने के लिए हिदायत देता है जिनका बच्चा स्कूल जाता है। हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी हैं, जो कि ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अशोक जी, टूटते परिवार, मां बाप के बीच में तनाव एक बहुत बड़ी वजह होती है बच्चों में असुरक्षा की भावना पैदा करना। क्या ये मां बाप का फर्ज नहीं बनता कि चलिए आपकी आपस में न भी बने, मगर कम से कम उसका मुजाहिरा बच्चों के सामने ना करे? क्योंकि ये जो तमाम चीजें हैं, चाहे नशा हो चाहे शराब हो, उसका सीधा ताल्लुक आप में एक असुरक्षा जो पनप रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है। देखिए, देखने को ये मिलता है कि हम लोग जो बच्चों के डेवलपमेंट की कहीं कहीं बात करते हैं, लेकिन बहुत सीरियस नहीं है। चाहे वो पेरेंट्स के लेवल पे देख लें, चाहे हम स्कूल के लेवल पे देख लें, और चाहे सोसाइटी के लेवल पे, तो ये अकेला एक फैक्टर नहीं है जिससे कि बच्चे के अंदर कोई दूसरे तरीके के विकार किस्म के भी जो है लक्षण आते हैं। इसमें बहुत सारे है। और जैसे डॉक्टर समीर ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, अभी आप देखेंगे पूरे कंट्री के अंदर जो शराब है उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई है, और किस तरीके से, और ये बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से परिवार टूट रहे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल वह। और मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा अगर दुख होता है तो वो ये होता है कि उनका जो बच्चा है उसका क्या होगा, क्या कोई सोचता है उसके बारे में, वो बहुत बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत नंबर बढ़ रहा है ये। यही नहीं, सबसे जो दुखद बात यह है, हमारे रोल मॉडल्स, मसलन महाराष्ट्र सरकार ने पीने की उम्र को 21 से 25 साल कर दिया था। अब कहने को एक बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि ये बच्चों में एक संदेश जाता है कि आपको शराब पीने के लिए और ज्यादा मैच्योर होने की जरूरत है। मगर इमरान खान, जो कि जाने माने फिल्मी सितारे हैं, वो महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ PIL दर्ज करने वाले हैं। तो इमरान खान साहब को हमारा एक मशवरा है भैया कि और भी गम है जमाने में, इसके अलावा आप DK बोस बने रहिए, मगर कम से कम इस तरह की कुछ चीजें ना करें। चलिए, वक्त एक ब्रेक का। हम आपको बताएंगे अपने बच्चों को कैसे बचाएं शराब की बुरी लत से, और यह भी कुछ खास रिपोर्ट चिंता पैदा करने वाली है। वो क्या है, हम आपको बताएंगे थोड़े से इंतजार के बाद।